नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कल एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्र ने केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से 5 सूत्रीय नीति का कड़ाई से पालन करने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा, भारत के अधिकतर नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति मंजूर की। वर्ष 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भावीना बेन पटेल ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब में अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों को दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला और मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक विधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, वृक्षारोपण के साथ बेहतर भू दृश्य और पूरे बगीचे में ऑडियो नोट्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज स्थल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के सदस्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से एक दिन में टीकाकरण की ये सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल एक दिन में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दिया जाना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने एक ट्वीट में डोज लेने वालों और टीकाकरण अभियान सफल बनाने वालों को बधाई दी।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों और सभी को मुफ्त टीका दिए जाने की प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान केंद्र के निर्देशों के अनुसार जारी है। राज्य में अब तक 6 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18 जनपदों अलीगढ़, बागपत, बांदा, बिजनौर, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर और उन्नाव में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 0 है और ये सभी जनपद कोविड संक्रमण मुक्त हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 61 जनपदों में कोविड का एक भी नया मामला नहीं मिला। वर्तमान में राज्य में कुल सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 329 है। कल 2,32,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और कोरोना के केवल 21 नए मरीज मिले और इस दौरान 27 मरीज ठीक हुए। इस समय राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 98.6% है और पॉजिटिविटी दर 0.01%। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल में कोविड संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकार से कहा है कि वह परीक्षण, पहचान, उपचार, टीकाकरण और उचित कोविड व्यवहार को सुनिश्चित करने की 5 सूत्री नीति का कड़ाई से पालन करे। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जोर देकर कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों का निर्धारण दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकार से आगामी दही हांडी, गणपति उत्सव और सामूहिक समारोहों में स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि इन कार्यक्रमों से कोविड के तेजी से फैलने की आशंका है। श्री भूषण ने कहा कि जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड मानकों में किसी भी तरह की ढिलाई से महामारी के प्रबंधन में महाराष्ट्र और देश को अब तक मिली सफलता में बाधा आ सकती है। गुजरात सरकार ने 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 2 सितंबर से स्कूल फिर खोलने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों में राज्य और केंद्र सरकार के सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खुल जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की यात्रा के तीसरे दिन आज गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने कार्यकाल में दूसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की कमान संभाल रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन से एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों पर जाकर वहां का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शहर को 2 विश्वविद्यालयों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही जिले में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। ये गोरखपुर को पूर्वांचल क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। सरकार ने कहा है कि भारत के अधिकतर नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री बागची ने बताया कि अब तक 550 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। करीब 550 से ज्यादा टोटल लोगों को लाया गया है। 6 फ्लाइट्स हुई उसमें। ये 550 में से करीब 260 के ऊपर भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा हमारे एम्बेसी के जो लोग काम करते थे काबुल में, उनको भी लाया गया और इसके अलावा अफगान नेशनल्स जो थे और थर्ड कंट्री में भी कुछ लोग थे। इवैक्यूएशन के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स से क्लोज कोऑर्डिनेशन उनके साथ रहा और बाकी देशों में तजिकिस्तान के साथ दुशानबे एयरपोर्ट से हमने यूज किया और कुछ कंट्रीज के साथ ओवरफ्लाइट और बाकी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी, जैसे ईरान भी है, उज्बेकिस्तान। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से बात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम और इससे क्षेत्र तथा दुनिया में इसके असर पर चर्चा की। उन्होंने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति पर संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में आज के दिन शुरू की गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व के बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पिछले 7 सालों में गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस योजना ने न केवल लोगों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद की है, बल्कि यह गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से निकालने में भी कारगर साबित हुआ है। अब तक देश भर में 43 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का बैंक खाता इस कार्यक्रम के तहत खोला गया है, जिसमें लाभार्थियों के 1,46,000 करोड़ से ज्यादा राशि जमा है। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों को सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे राशि उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। वित्तीय समावेशन की सरकार की प्राथमिकता की दिशा में यह कार्यक्रम बड़ी भूमिका निभा रहा है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में नई नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कल भुवनेश्वर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति दी गई। नई नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाना है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कल एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्र ने केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से 5 सूत्रीय नीति का कड़ाई से पालन करने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा, भारत के अधिकतर नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति मंजूर की। वर्ष 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के क्लास 4 वर्ग में भाविना बेन हसमुखभाई पटेल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला चीन की मायो झांग से होगा। लीड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत आज 2 विकेट पर 215 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 91 और विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत इंग्लैंड से अब भी 139 रन पीछे है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र से चुने हुए 250 एनसीसी कैडेटों के लिए साप्ताहिक वर्चुअल शिविर का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस शिविर का उद्देश्य राष्ट्र की विविधता में एकता का उत्सव मनाना और देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के ताने-बाने को बनाए रखना और प्रगाढ़ करना था। शिविर के दौरान शामिल किए गए विषयों में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, अच्छी प्रथाओं, स्वाद विश्लेषण, सांस्कृतिक विरासत, त्योहारों, रीति रिवाजों और राज्यों की परंपराओं पर प्रस्तुति शामिल थी। एक दूसरे की भाषा सीखना, जैसे डोगरी, कश्मीरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भाषा, एक दूसरे के साथ उनकी भाषा की बातचीत शिविर का मुख्य आकर्षण था। इसके अलावा व्यंजनों और खान पान की आदतों, पर्यटन स्थानों और राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारियों को बड़े पैमाने पर साझा किया गया। शिविर के दौरान प्रश्न उत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जम्मू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गुलशन रैना। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है।
आकाशवाणी से आज आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम का प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में किया जाएगा। स्वाधीनता सेनानियों को समर्पित पुस्तक प्रसंग की समीक्षा परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रसारित की जाएगी। अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है। दूरदर्शन कल सुबह से आजादी का सफर और स्वाधीनता संग्राम कार्यक्रम प्रदर्शित करेगा। जनधन योजना के 7 वर्ष पर एक कार्यक्रम दिखाया जाएगा। कल वीरांगना विशेष श्रृंखला, नए भारत की यात्रा और दूरदर्शन दस्तावेज के विशेष एपिसोड भी दिखाए जाएंगे। दूरदर्शन आज अपने नेशनल चैनल पर देशभक्ति फीचर फिल्म दिखाएगा। पत्र सूचना कार्यालय आज जम्मू, शिलांग, रांची, बेंगलुरु और अहमदाबाद में स्वाधीनता संग्राम पर वेबिनार आयोजित कर रहा है। लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, पटना, रायपुर, रांची, भोपाल और शिलंग की इकाइयां लोक संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। गीत और नाटक प्रभाग आज देश भर में 100 कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। आज की कड़ी में हम आपके लिए गुजरात के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक झावेर चंद मेघानी की कहानी लेकर आए हैं। झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी दिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया
तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। जिसका अर्थ ये था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशों में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय रूप का गठन, 19 मौलिक अधिकारों की स्थापना जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, राज्य का कोई धर्म न होना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव जैसी सिफारिशें शामिल थी। वास्तव में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। आज मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंगजापाओ डोंगेल की पुण्यतिथि है, जिन्हें चेंगजापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है। वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। ब्रिटिश सरकार ने चेंगजापाओ डोंगल के उदय और कुकी समुदाय के विद्रोह को भारत के पूर्वी हिस्से के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। चेंगजापाओ डोंगेल को गिरफ्तार कर 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने कुकी नायकों की बहादुरी और उनके द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की याद में कुकी INN के निर्माण के लिए अनुदान दिया, जो आज इम्फाल शहर के केंद्र में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चेंगजापाओ डोंगल का नाम सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता रहेगा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने में पूर्वोत्तर के सभी राज्य सहयोग कर रहे हैं। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय आज एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्री भाग लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में शामिल होंगे। शिलांग का पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान इस समय आयुर्वेद और होम्योपैथिक शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में काम कर रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 31 डिग्री तक रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहने की संभावना है। कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री तक रहने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 24 से 36 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, अगरतला, गंगटोक और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में बादल छाए रह सकते हैं और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। प्रियंका, देश में एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि को दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, अंबानी की कंपनी भी बनाएगी वैक्सीन, मिली क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति। अफगानिस्तान में जारी संकट पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, आत्मघाती हमलों के एक दिन बाद निकासी उड़ानें फिर शुरू। हिन्दुस्तान ने बताया है कि एयरपोर्ट पर सख्ती के बाद भी उमड़ा हुजूम। तालिबान के खौफ से निजात पाने को काबुल में हमले का खतरा भी अफगानी नागरिकों को नहीं रोक सका। अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की मौत के बारे में संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए सवाल पर गमगीन नजर आए राष्ट्रपति जो बाइडेन के चित्र को राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों ने दिया है। अमर उजाला ने जो बाइडेन की चेतावनी प्रकाशित की है, न छोड़ेंगे न भूलेंगे, दोषियों को सजा देंगे। लोक सत्य की खबर है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया कदम। पनडुब्बी रोधी प्रणाली के लिए स्वदेशी कंपनी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ लगभग 1350 करोड़ रुपए का किया करार। दिसंबर तक आ सकती है भारत की डिजिटल करेंसी। अमर उजाला ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के हवाले से लिखा है, डिजिटल करेंसी के सभी पहलुओं पर लंबे समय से काम चल रहा है। हरिभूमि ने अच्छी खबर शीर्षक से लिखा है, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में AC3 इकोनॉमी क्लास के 50 कोच तैयार। AC3 क्लास से 8% कम होगा AC3 इकोनॉमी का किराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कल एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्र ने केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार से 5 सूत्रीय नीति का कड़ाई से पालन करने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा, भारत के अधिकतर नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति मंजूर की। वर्ष 2025 तक 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।